हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कल पिछली क्लास में हमने बारीकी से राजस्थान के थार के मरुस्थल के संदर्भ में चर्चा की। आज हम उसी पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत राजस्थान के बांगर प्रदेश की चर्चा करेंगे। राजस्थान के बांगर प्रदेश, दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थार के मरुस्थल को पढ़ा और उसी थार के मरुस्थल के बाद हमने 25 सेमी समवर्षा रेखा से उनको दो भागों में बांटा था, यानी पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में डिवाइड किया। एक भाग था हमारा थार का मरुस्थल और दूसरा भाग था राजस्थान का बांगर प्रदेश। तो थार के मरुस्थल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान का बांगर प्रदेश रहेगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, ये जो एरिया है ये इधर वाला, ये पूरा का पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान है और इसमें 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, 25 सेमी समवर्षा रेखा, यानी इसको दो भागों में डिवाइड करती हैं, एक महान थार का मरुस्थल और एक राजस्थान का बांगर प्रदेश। तो हम चर्चा करते हैं राजस्थान के बांगर प्रदेश के बारे में। राजस्थान का बांगर प्रदेश, जी, राजस्थान के बांगर प्रदेश को अर्ध शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहेंगे अपन? अर्ध शुष्क प्रदेश। और हमने ये पढ़ा था कि जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये इसको इधर से तो थार का मरुस्थल और 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, इसे अरावली प्रदेश से अलग करती है। अरावली प्रदेश, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमने राजस्थान के बांगर प्रदेश को चार भागों के अंतर्गत चर्चा करने की बात हुई थी, यानी राजस्थान के बांगर प्रदेश को चार भागों में बांटते हैं। पहला होता है इसमें घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा होता है तोरावाटी बेसिन, तोरावाटी बेसिन, या फिर इसे शेखावाटी बेसिन भी कहा जाता है। इसके बाद 3 नंबर पे है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और 4 नंबर पे है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। हम 1 बाय 1 करके सबसे पहले बात करेंगे घग्गर के मैदान की। तो घग्गर का मैदान घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है, घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र ही क्या कहलाता है? घग्गर का मैदान कहलाता है। तो सबसे पहले बात हम घग्गर नदी की करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये वाला एरिया, यहाँ पे कालका हिमाचल, कालका हिमाचल, ये कालका हिमाचल से या कालका हिमाचल की शिवालिकों से, कालका हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकल करके जैसे यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर पहले कालका हिमाचल से ये पंजाब में आती है और पंजाब के बाद ये हरियाणा और इसके बाद ये यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी घग्गर नदी कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। और राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, ये हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील के अंदर गिरती है। यानी यहां पर है तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील पड़ती है टिब्बी, तलवाड़ा झील कहाँ पड़ती है? टिब्बी, हनुमानगढ़। ये तलवाड़ा झील जो है वो है टिब्बी, हनुमानगढ़ में। और आप अच्छे से जानते हैं कि तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है। याद रखिएगा, ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। कौन सी? जी, तलवाड़ा झील। यानी घग्गर नदी पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है
और राजस्थान के कहाँ पर? हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील में गिरती है, हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील। और फिर यहाँ से होती हुई ये गंगानगर से होती हुई फोर्ट अब्बास पहुंच जाती है, फोर्ट अब्बास। और ये फोर्ट अब्बास पड़ता है जी पाकिस्तान में, पाकिस्तान जी। ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। कहां तक है? फोर्ट अब्बास से पाकिस्तान। हनुमानगढ़ जिले को घग्गर नदी दो भागों में डिवाइड करती है। कितने भागों में? दो भागों में। और इसी घग्गर नदी के कारण हनुमानगढ़ जंक्शन पर बाढ़ भी आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। इसीलिए इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक। और इसी नदी के किनारे आप ध्यान रखना, इसी नदी के किनारे एक तो है भटनेर दुर्ग। कौन सा? भटनेर दुर्ग। और आप अच्छे से जानते हैं कि भटनेर दुर्ग कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। या हम इसको इस प्रकार से ले लें, जैसे ये कालका हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, और सबसे पहले ये पंजाब से ये हरियाणा, और हरियाणा से ये राजस्थान के तलवाड़ा झील में आकर गिरी, तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़। यहां पर आकर के ये सबसे पहले तलवाड़ा झील में गिरती है, और तलवाड़ा झील के बाद ये यहां पर गंगानगर, और गंगानगर से ये फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। फोर्ट अब्बास, यानी फोर्ट अब्बास पड़ता है जी पाकिस्तान में। कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। ओके, तो बात करते हैं इसी घग्गर नदी की। यानी ये जो हनुमानगढ़ जिला होगा, हनुमानगढ़ जिले को ये दो भागों में डिवाइड करती है, और यहीं पर भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। यानी इसी घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है, और इसी नदी के किनारे जो कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता, यानी कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता भी किस नदी के किनारे हैं जी? घग्गर नदी के किनारे। यानी एक तो भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है वो भी घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद कालीबंगा और पीलीबंगा किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट बात आती है, इसके बाद यहाँ पे गंगानगर, और गंगानगर में आपने सुना है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। ये कहाँ पड़ता है जी? गंगानगर में पड़ता है। ये भी घग्गर नदी के किनारे ही है। या बुड्ढा जोड़, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ पे है? गंगानगर में है। और ये भी किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। बात हमारी ये हुई थी कि इस आंतरिक अफवाह वाली नदी की बात करें अपन अगर घग्गर की, यानी कालका हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलकर पंजाब से हरियाणा, और हरियाणा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? राजस्थान में प्रवेश करती है। अब इसके बाद जब राजस्थान में प्रवेश के बाद इसमें कहाँ पर गिरती है? तो तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहाँ पे? हनुमानगढ़। और कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, भटनेर दुर्ग इसी घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ भी इसी घग्गर नदी के किनारे है। ओके, याद रहेगा। और घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो ही क्या कहलाता है? घग्गर का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? घग्गर का मैदान। अब बात करें अगर घग्गर नदी के अपन और, तो घग्गर नदी का जो स्थानीय पेटा है, स्थानीय पाट या पेटे को राजस्थान में इसको नाली कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? नाली। यानी राजस्थान में इसको नाली कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। यानी घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा। और इस घग्गर नदी के पाटे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इस नदी के उपनाम की बात करूं तो एक तो इसे नट नदी कहा जाता है। क्या कहेंगे? नट नदी। एक कहा जाता है सोत्तर नदी, और एक कहा जाता है राजस्थान का शोक, और एक कहा जाता है इसे मृत नदी। याद रखिएगा, यानी नट नदी, सोत्तर नदी, राजस्थान का शोक और मृत नदी। याद रखिए, इस घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है, कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे
सरस्वती बहा करती थी। सरस्वती क्या बहती थी? सरस्वती। तो उस स्थान पे क्या बहती है? आज घग्गर बहती है। तो इसका प्राचीन नाम क्या मानते हैं अपन? सरस्वती या दृश्यवती, या दृश्यवती, यानी घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या मानेंगे हम? सरस्वती या दृश्यवती। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर से प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कहां से? उत्तर की ओर से, उत्तर की ओर से प्रवेश, यानी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर प्रवेश करती है, या उत्तर की ओर से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, घग्गर नदी भारत की आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है, यानी आंतरिक अफवाह, याद रखिए, भारत की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह वाली नदी। तो आपका जवाब होगा घग्गर नदी। और यहां पे भारत के स्थान पे हम भारत की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह की नदी है, तो हम इसे राजस्थान की भी आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कहेंगे, सबसे लंबी नदी। और राजस्थान की एकमात्र आंतरिक अफवाह वाली नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्या है ये? यस, आंतरिक अफवाह वाली अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहेंगे, यानी आंतरिक अफवाह वाली राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी तो कौन सी है? घग्गर नदी। और राजस्थान में राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह वाली नदी पूछ ले तो हमें घग्गर देना है। जब क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाए और कह दे कि राजस्थान में पूर्णतः भाव की दृष्टि से, कि राजस्थान में पूर्णतः भाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तब आपका जवाब घग्गर नदी नहीं होगा, वहां पर आपको कातली नदी करना है। क्या करोगे वहां पे? कातली नदी। यानी पूर्ण भाव की दृष्टि से जब बात करें कि राजस्थान में पूर्णतः भाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह वाली सबसे लंबी नदी, तो कातली नदी। अगर सीधी भाषा को कहा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह वाली नदी, तब आपका जवाब क्या रहेगा? घग्गर नदी रहेगा। क्या रहेगा? घग्गर नदी। और घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में विस्तार है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में विस्तार है, इसे ही क्या कहते हैं अपन? घग्गर का मैदान कहते हैं। क्या कहेंगे? घग्गर का मैदान। तो आप दोबारा से इस बात को सुने कि घग्गर नदी कालका हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलकर पंजाब और पंजाब से हरियाणा और फिर राजस्थान के टिब्बी तलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और टिब्बी तलवाड़ा के तलवाड़ा झील में प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे निचली झील है, सबसे निचली झील। इसी घग्गर नदी के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन पर बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। और ये हनुमानगढ़ जिले को दो भागों में डिवाइड भी करती है, यानी दो भागों में अलग भी करती है। और इसी घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ इसी नदी के किनारे है। और फिर बात अगर हम गंगानगर की करें, तो गंगानगर में अगर बात करें तो गंगानगर में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ भी इसी नदी के किनारे है। इस नदी के उपनाम विशेष की अगर बात करें तो इसे नट नदी, शोत्तर नदी, राजस्थान का शोक, मृत नदी और प्राचीन इसको सरस्वती या दृश्यवती कहा जाता था, जबकि पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगर हम आंतरिक अफवाह की बात करें तो भारत की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह वाली नदी तो घग्गर नदी जवाब देना है, और राजस्थान की आंतरिक अफवाह वाली सबसे लंबी नदी तो भी घग्गर जवाब देना है। अगर लैंग्वेज चेंज हो और कह दिया जाए कि राजस्थान में पूर्णतः भाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह वाली सबसे लंबी नदी, तब आपका उत्तर घग्गर नहीं होगा, तब आपका उत्तर है कातली नदी होगा, जो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है। इसके बाद राजस्थान की एकमात्र आंतरिक अफवाह वाली अंतरराष्ट्रीय नदी भी पूछे तो भी हमारा जवाब है घग्गर नदी ही रहना चाहिए। क्या होगा? घग्गर नदी। इसके बाद हम बात करते हैं तोरावाटी बेसिन की। किसकी? तोरावाटी बेसिन। तो तोरावाटी बेसिन या शेखावाटी बेसिन क्या है जी? कातली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसे ही हम तोरावाटी बेसिन या शेखावाटी बेसिन कहते हैं। तो हम यहाँ तोरावाटी बेसिन के अंतर्गत कातली नदी के संदर्भ में सारी चर्चा करेंगे। यानी कातली नदी कहाँ से निकलती है,
कहाँ उसका विस्तार है, और वहां शेखावाटी क्षेत्र में वहां पे स्थानीय क्या क्या विशेष उल्लेख बातें सामने आती है। स्थान अब देखिए तोरावाटी बेसिन जी, तोरावाटी बेसिन जी, तोरावाटी बेसिन को हम क्या कहेंगे, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता कि तोरावाटी या शेखावाटी बेसिन किस नदी के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। जी याद रखिए, ये कांतली नदी, कांतली नदी का अपुआ क्षेत्र, कांतली नदी का अपुआ क्षेत्र ही क्या कहलाता है, तोरावाटी बेसिन या फिर शेखावाटी बेसिन कहलाता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, कांतली नदी के बारे में। तो देखिए यहां पे पड़ता है सिक्कर, जैसे सिक्कर की स्थिति इस प्रकार से है, और यहां पे पड़ता है झुंझुनू और यहां पड़ता है चूरू। तो यहां पे पड़ती है खंडेला की पहाड़ियां, कौन सी जी, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, और खंडेला की पहाड़ियां पड़ती हैं सिक्कर में। ये सिक्कर से यहां से निकल करके या झुंझुनू आ जाता है, और झुंझुनू से ये इधर चूरू तक चली जाती है। यानी कहने का मतलब हमने घग्गर को तो पढ़ा कि वो उत्तर से प्रवेश करती है, उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करती है, जबकि कांतली नदी इसके विपरीत, यानी ये उत्तर की ओर बहती है। किसकी ओर, याद रखिए उत्तर की ओर, यानी इसका जो मुहाना है वो किधर से है, उत्तर की ओर है। ये उत्तर की ओर बह करके, यानी इसका विस्तार की बात करें तो ये तो हो जाता है सिक्कर, और यहां हो जाता है झुंझुनू, और अत्यधिक वर्षा के कारण ये चूरू के मंडरेला तक चली जाती है। कहां तक है, चूरू मंडरेला। तो सबसे पहली बात आती है कि इस कांतली नदी का उद्गम कहां होता है। जी अगर हम उद्गम की बात करें तो उद्गम हमने पढ़ा कि खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है। कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी, और खंडेला की पहाड़ी कहां पड़ती है जी, सिक्कर, सिक्कर से निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। जबकि बात अगर इसके विस्तार की है तो सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, इसका जो विस्तार होगा, इसका विस्तार 3 जिलों में होगा। और 3 जिले कौन कौन से हैं, सिक्कर से निकलेगी, झुंझुनू की ओर जाएगी, और अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये चूरू के मंडरेला तक भी पहुंच जाती है। ओके, अगर बात इसकी लंबाई की करें, और इसकी लंबाई है जी 100 किलोमीटर, और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, और उत्तर की ओर मुंह करके बहते, इसका मुहाना किधर है, उत्तर की ओर है, जबकि घग्गर नदी उत्तर की ओर से राजस्थान में प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, यहां पे हमने घग्गर नदी के संदर्भ में एक बात पढ़ी कि राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अपुआ वाली नदी, हमने घग्गर के बारे में यह पढ़ा। परंतु जब बात आ जाए कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, यानी राजस्थान में पूर्ण बहाव की आंतरिक अपुआ वाली सबसे लंबी नदी, तो हमारा जवाब होगा कांतली नदी। यानी पूर्ण बहाव की दृष्टि से बात करें कि राजस्थान में ही बहती हो, जबकि घग्गर नदी पंजाब से यानी कालका हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर पाकिस्तान में भी चली जाती है। हाँ, यह जरूर है कि घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र आंतरिक अपुआ वाली अंतरराष्ट्रीय नदी है, और यह भारत की भी एकमात्र आंतरिक अपुआ वाली अंतरराष्ट्रीय नदी है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि इस घग्गर नदी, इस कांतली नदी जी, इस कांतली नदी के किनारे क्या क्या विशेष है। कांतली नदी, यहां पे इसके किनारे क्या विशेष है जी। अगर मैं इसके किनारे की बात करूं तो हमने एक बात पढ़ेंगे, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में है, और गणेश्वर सभ्यता इसी कांतली नदी के किनारे है। जबकि दूसरी बात आएगी सुनारी,
सुनारी सभ्यता, और सुनारी सभ्यता है जी झुंझुनू में, और ये भी कांतली नदी के किनारे ही है। कहां है? कांतली नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात, अगर हम इस शेखावाटी बेसिन के बाद यानी तोरावाटी बेसिन में बात करें इतने क्षेत्र की, तो यहां पे जो स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं ना, कुओं को तो कहते हैं जी जोड़। कुओं को क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। कुओं को जोड़ कहा जाता है। पर एक बात याद ये रखना है कि डुडार क्षेत्र के अंतर्गत, डुडार क्षेत्र में कुओं को क्या कहेंगे? बेरा कहेंगे। यानी शेखावाटी क्षेत्र में तो कुओं को क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है, जबकि डुडार क्षेत्र में कुओं को बेरा कहा जाता है। और हम जैसे खेजड़ी को आम भाषा में जांटी बोल देते हैं या फिर इसको सम्मी बोल देते हैं। और इसी जांटी की या फिर सम्मी की या खेजड़ी की जो सूखी पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां, जानते हैं सूखी पत्तियों को हम क्या कहेंगे? लूंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लूंग कहेंगे। और कच्ची जो फली होती है उसको हम सांगरी कहते हैं, और सूखी फली को खोखा। और यहां पे शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है, घास के मैदान को याद रखिए बीड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है। और जो कच्चे कुओं का गहरा भाग होता है, यानी जो कच्चे कुएं हैं, कच्चे कुओं का गहरा भाग को हम चोप भी कहते हैं। या देखो, हम कई बार जोड़ बोल देते हैं, उसके अंदर आंतरिक चोप भी होती है, वो पक्का होता है। और कुओं को जोड़ कहा जाता है। हम अपनी भाषा में जोड़ और मान लेते हैं, जबकि कुआ जोड़ होता है। कुएं को क्या कहेंगे? अपन जोड़ कहेंगे। और जो मैदानी भाग में जो घास के मैदान होते हैं उनको बीड़ कहते हैं। और कच्चे कुओं का जो गहरा भाग होता है उसको जी चोप भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चोप भी। क्या कहेंगे अपन? चोप भी कहेंगे। ये बात तो 2 नंबर थी हमारी, किसके संदर्भ में? तोरावाटी बेसिन के संदर्भ में। ओके, तोरावाटी बेसिन या शेखावाटी बेसिन। अब बात आती है ये वाला क्षेत्र जिसको नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहेंगे? 3 नंबर, नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि के संदर्भ में कुछ विशेष बातें ध्यान रखिए कि यहां पे चट्टानी और चुन्नेदार धरातल यहां की मुख्य विशेषता है। यानी नागौरी उच्च भूमि की जो प्रमुख विशेषता है, चट्टानी चुन्नेदार धरातल यहां की मुख्य विशेषता है। और नागौर और अजमेर, यानी यहां पड़ता है जी अजमेर, नागौर और अजमेर के बीच भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहां के लोगों में कुबड़ापन देखने को मिलता है। इस कारण से नागौर और अजमेर के बीच के, यानी असरवा नागौर इनके बीच का जो क्षेत्र है वो कुब्बड़ पट्टी कहलाता है, जिसमें फ्लोराइड के अंदर 10 पीपी की मात्रा पाई जाती है। 10 पीपी की मात्रा पाई जाती है। तो हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि। अब देखिए, नागौरी उच्च भूमि, सबसे पहले नागौरी उच्च भूमि की प्रमुख विशेषता क्या है? जी, हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि यहां की चट्टानी चुन्नेदार धरातल, ये इसकी प्रमुख विशेषता है, चट्टानी चुन्नेदार धरातल। फिर बात हमारी ये हुई थी कि ये तो नागौर पड़ता है यहां पे, इस रूप प्रकार से अजमेर की स्थिति है, ये अजमेर है। यहां पे क्या है? अजमेर। तो नागौर और अजमेर के बीच, किसके बीच? याद रखिएगा, नागौर और अजमेर, नागौर और अजमेर के बीच भूमिगत जल, या ये कह दे कि नागौर व अजमेर के बीच भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यहां के लोगों में कुबड़ापन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कुबड़ापन। अब कुबड़ापन देखने के कारण यहां इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? कुब्बड़ पट्टी कहेंगे, कुब्बड़े पट्टी कहते हैं।
क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी। और यहां के जल में, भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा 10 pp है। कितनी है, 10 pp है। ओके, याद रहेगा। अब बात अगर ये पूछ ले कि कुब्बड़ पट्टी सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है, यानी लोगों में कुबड़ापन देखने को कहां के लोगों में मिलता है, यह बात तो हुई कि नागौर और अजमेर के बीच भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और वहां के लोगों में कुबड़ापन देखने को मिलता है। पर यह कुब्बड़ पट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है जी, याद रखिए, असरवा गांव, असरवा गांव नागौर, असरवा गांव नागौर में सर्वाधिक कुबड़ापन देखने को मिलता है। अब इसी की बात अगर हम करें, कुब्बड़ पट्टी के बाद एक बात और आती है, बंका पट्टी। बंका पट्टी, ये बंका पट्टी क्या है, बंका पट्टी गच्छीपुरा नागौर, यानी नागौर के अंदर ही बात करते हैं, यानी नागौर के अंदर एक तो पड़ता है गच्छीपुरा और एक पड़ता है मकराना, यानी गच्छीपुरा और मकराना के बीच बंका पट्टी की बात करें, याद रखिएगा। जबकि कुब्बड़ पट्टी का अगर विस्तार की बात करें तो वो है अजमेर और नागौर। ओके, और यहां पे सर्वाधिक असरवा गांव नागौर में। ओके, याद रहेगी। और ये बंका पट्टी भी सर्वाधिक असरवा गांव नागौर में देखने को मिलता है। अब देखिए, नागौर के अंदर गच्छीपुरा और मकराना के बीच भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी, भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और वहां के लोगों में कुबड़ापन देखने को मिलता है। उसे भी क्या कहते हैं, बंका पट्टी या बंका पट्टी कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा जो होती है 3 pp होती है और यहां पर कितनी है, 10 pp। यहां पर सर्वाधिक कुबड़ापन देखने को मिलता है, यानी कुबड़ापन सर्वाधिक पाया जाता है नागौर और अजमेर के बीच, जो भूमिगत जल के अंदर है फ्लोराइड की मात्रा 10 pp है। कितनी है, 10 pp है। इसके बाद हमने 3 की चर्चा कर ली है, हम घग्गर के पढ़े, हम कांतली के संदर्भ में पढ़े, हम नागौरी उच्च भूमि के संदर्भ में पढ़े। अब बात करेंगे हम चौथा पार्ट, राजस्थान के बांगर प्रदेश में लूनी बेसिन, यानी लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को। लूनी बेसिन में क्या पढ़ेंगे, लूनी बेसिन, लूनी नदी का अपवा क्षेत्र, यानी लूनी नदी के जहां जहां पे निकलती है, यानी 6 जिलों से निकलती है और वहां पर उनका जो अपवा क्षेत्र है वही लूनी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, लूनी बेसिन। तो यहां पर हम लूनी नदी के संदर्भ में सारी चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले लूनी बेसिन क्या है। लूनी बेसिन लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, लूनी बेसिन। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, लूनी बेसिन कहलाता है। फिर बात आती है कि इस लूनी बेसिन के अंतर्गत लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है जी। इसके लिए हमें सबसे पहले लूनी नदी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखो, यहां पे पड़ती है नागपाड़ी और नागपाड़ी से ये निकल करके ऐसे नागौर और नागौर से जोधपुर पाली ऐसे आ जाती है और फिर ये बाड़मेर की ओर प्रवेश करते हुए ऐसे निकलती है। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले अजमेर की नागपाड़ी से, फिर ये नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर और यहां चली जाती है कच्छ का रण, यानी कच्छ का रण है गुजरात। अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये अरब सागर में भी गिर जाती है। किसमें, अरब सागरीय। अब अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत है, अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत। तो नेक्स्ट बात, सबसे पहले यहां पे हमने क्या बात की, नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से निकलकर, यानी अजमेर से निकलती है और इसके बाद नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, यानी 5। अगर हम लूनी बेसिन के अंतर्गत इसका विस्तार की बात करें, हम नदी की बात नहीं करें, इसके अपवा लूनी
बेसिन की बात करें, इसका विस्तार अजमेर में नहीं होगा, क्योंकि अजमेर से निकलती है 5 में ही होगा इसका। कहां कहां होगा? नागौर, नागौर से जोधपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर और फिर जालौर। ये तो रहेगा लूनी बेसिन का अपवा क्षेत्र। ओके, अपवा क्षेत्र। और लूनी नदी ही कच्छ के रण का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये अरब सागरीय अपवा तंत्र का अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत है? अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत। अगर इसकी टोटल लंबाई देखी जाए जो 495 किलोमीटर है। कितनी है? टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। अब देखिए, हम बात करते हैं अब लूनी नदी की। लूनी नदी, सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम क्या है? तो आप कहोगे नाग पहाड़ी। क्या है? उद्गम है इसका नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी पड़ती है अजमेर। अजमेर से निकलती है, पर यह अजमेर में लूनी नहीं कहलाती। अजमेर के यहां पड़ता है गोविंदपुरा। अब देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये नाग पहाड़ी है, नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी से निकलकर ऐसे निकल करके ऐसे पूर्व, इस तरह से पूर्व की ओर जाती है, पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे जाती है। और यहां पर इसकी मुलाकात हो जाती है जी सागरमती से। सागरमती मिलती है इसमें। कौन सी? सागरमती नदी, जो अजमेर से निकलती है। और ये यहां पर सागरमती अजमेर के गोविंदपुरा में मिलती है। गोविंदपुरा कहां है? अजमेर। और अजमेर के गोविंदपुरा के आगे, इसके आगे यहां चली जाती है नागौर। कहां? नागौर। और नागौर से पुनः आ जाती है पाली, और पाली से चली जाती है ये वापस देखिएगा इधर नागौर से जोधपुर, यहां पे जोधपुर आएगा, जोधपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर, और फिर अंततः जालौर। यानी कहने का मतलब, अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार, लूनी नदी का विस्तार, यानी कहां कहां? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर। ओके, फिर इसके बाद ये कच्छ के रण में गिर जाती है। तो लूनी नदी कहां लूनी कहलाती है? याद रखिएगा, यहां गोविंदपुरा में ये क्या कहलाती है? लूनी कहलाती है। क्या कहलाती है? लूनी। यानी अजमेर के गोविंदपुरा में ही ये क्या कहलाती है? लूनी। अब यहां से इसका जल यहां तक मीठा रहता है, और बालोतरा पड़ता है यहां पे, बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर, और बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। बालोतरा बाड़मेर के आगे बाद में इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। यहां तक पानी इसका मीठा है और आगे इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे मिट्टी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मिट्टी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम में, एक तो मैंने कहा इसे क्या कहा जाता है? मिट्टी खारी नदी। किसको? लूनी नदी को। और बालोतरा बाड़मेर में इसी लूनी नदी से क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। लूनी नदी से बालोतरा बाड़मेर में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और इसका विस्तार 6 जिलों में है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर। ओके, और बालोतरा बाड़मेर में इसका पानी क्या हो जाता है? खारा। अब इस लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा और रेल नाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताया? मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा, या फिर मारवाड़ की गंगा, या फिर रेल नाड़ा, रेल नाड़ा। परंतु कालिदास ने इसी लूनी नदी को, इस लूनी नदी को
अंतः सलीला भी कहा है। क्या कहा है? अंतः सलीला। अंतः सलीला नाम किसने दिया है जी? कालिदास। कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला भी कहा है। क्या कहा है? अंतः सलीला। देखिए मैंने क्या कहा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र, या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। याद रखिएगा यहां पर एक विशेष प्रश्न बनता है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र का लूनी नदी का अपवा क्षेत्र कितना आता है, यानी लूनी नदी के अंतर्गत अपवा क्षेत्र पूछ ले, लूनी का अपवा क्षेत्र पूछ ले तो याद रखिए 10.41%। और ये आंकड़ा आपको वैसे भी याद है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। ये बात हमने किसकी की? लूनी नदी। और लूनी की भी हमने सहायक नदियां नहीं पढ़ी। लूनी कहां से निकलती है, विस्तार कहां है, लूनी कहां कहलाती है, खारा पानी कहां हो जाता है, बालोतरा बाड़मेर में खारा हो जाता है, बाढ़ कहां आ जाती है, बालोतरा बाड़मेर में आ जाती है, कौन से रन का निर्माण करती है, कच्छ के रन का, किस अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है, अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। किसके? अरब सागरीय अपवा तंत्र। अब हमें लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदियां एक ही पंक्ति में हम याद कर लेंगे, यानी जग्गू जो बालिसा मीठा सूखा सरकाता है, जग्गू जो बालिसा मीठा सूखा सरकाता है। और कौन कौन सी सहायक नदियां कहां कहां से निकलती है, और उनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती और दाईं ओर से या उत्तर की ओर से लूनी के अंदर मिलती है, तो वो चर्चा अब अपन करते हैं। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और वहां पे जवाई बांध, बिठन बांध, बाकली बांध के बारे में भी आपको काफी बार पेपर में पूछा गया है। हेमावास बांध के बारे में भी पूछा गया। तो यहां पर हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत देखिए जितनी बातें आ रही हैं मैं वहीं पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे लूनी बेसिन, तो लूनी नदी की बात आई, यहीं पर डाला। इसके बाद लूनी की नदी के बाद उनकी सहायक नदियां आएंगी, साथ ही पर डालेंगे। अब उसके बाद इस सहायक नदियों पे कौन कौन से बांध बने हैं, बांध विशेष भी यहां पे साथ ही चर्चा कर लेंगे, यानी अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चर्चा करते हैं लूनी की सहायक नदियां। अब देखिए लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो एक पंक्ति याद रखिएगा और वो क्या रहेगी, जग्गू जो बालिसा मीठा सूखा सरकाता है, जग्गू जो बालिसा मीठा सूखा सरकाता है। देखिए जैसे हो जाता है यहां पे जवाई नदी, गु से हो जाएगा गुहिया, जो से हो जाएगा जोजड़ी, बा से हो जाएगा बंडी, और ली से हो जाएगा लीलड़ी, और सा से हो जाएगा सग्गी, और मीठा से हो जाएगा मीठड़ी, और सुक्का से हो जाएगा शुकड़ी, और सर से हो जाएगा सागरमती या फिर सरस्वती। ये इसकी सहायक नदियां हैं। जग्गू जो बालिसा मीठा सूखा सरकाता है, जवाई, गुहिया, जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, सगाई या सागी, फिर मीठड़ी, शुकड़ी और सागरमती। ओके, अब इसमें से कैसे याद रखें कि कौन कौन सी नदियां कहां से निकलती है, तो ये जोजड़ी है ना, जो ये निकलती नागौर से, पांडलू गांव से, ठीक है। इसके बाद सागी, कौन सी, सागी, ये निकलती है जालोर से, कहां से, जालोर से। इसके बाद ये निकलती है अजमेर से, कहां से, अजमेर से।
बाकी जितनी भी बची है, बाकी जितनी भी बच गई वो सारी की सारी कहां से? पाली से। सभी का उद्गम कहां से होता है? पाली से नहीं होता है। यानी जवाई और गुहिया, बंडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, ये मीठड़ी सुकड़ी सारी की सारी के हैं खड़े से निकलेंगी, तो याद रखियो पाली से निकलेंगी, खड़े से, पाली से। अब बात देखो, अपा जवाई नदी की बात करा, क्योंकि जवाई नदी की, तो देखो जवाई नदी के बारे में अगर आप चर्चा करा तो सबसे पहले इस जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होगा? तो जवाई नदी गोरिया गांव से। कहां से? गोरिया। कि जवाई आओगो तो गोरी खातर आओगो, कहीं खातर आओगो? गोरी खातर। और उन पावन खातर, यानी जवाई आओगो तो कहीं खातर? गोरी खातर आओगो, तो गोरिया गांव पाली। ठीक है। और जवाई को नाम देखो इनका बाद में एक बात और ध्यान रखियो, जवाई नदी का ऊपर एक बांध है जिसको नाम है जवाई बांध। जवाई बांध, और जवाई बांध कहां पड़ता है? तो याद रखिए सुमेरपुरे पाली। या ये याद रख लो कि जुआई को जुआई क्या खातर आयो? गोरी खातर आयो। जुआई क्या खातर आ रहे हैं? गोरी खातर। और जुआई को नाम के है? सुमेरो है। के है? सुमेरो या फिर सुमेरपुर, याद रखो। ठीक है, याद रखिएगो। अब बात आ है कि और जुआई बांध से विशेष के पर्सन बने हैं, बहुत सा विशेष पर्सन है। देखो सबसे पहली बात तो आ ध्यान रखनी कि जुआई बांध बनवायो कड़ हो, तो याद आ राखनी का 1946 में उमेद सिंह। ओके। और सबसे विशेष बात है कि जुआई बांध ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट से बना बांध। और इसी जुआई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मारवाड़ का अमृत सरोवर। किसको? जुआई बांध को। ओके। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। कौन सा बांध है? जुआई बांध। तो जुआई बांध किस नदी पर है? जुआई नदी पर। और जुआई बांध है कहां पे? सुमेरपुर पाली में। कहां पे? सुमेरपुर पाली। अब इस जुआई बांध को जलापूर्ति, जब जुआई नदी से पानी नहीं आता तब इसकी जो जलापूर्ति करता है, जलापूर्ति होती है इसकी सेई नदी से। किससे? सेई नदी। और सेई नदी का पानी एक जल सुरंग के माध्यम से लाया जाता है। किसके माध्यम से? और सेई नदी पड़ती है उदयपुर में, उदयपुर से निकलती है। और सेई नदी का जल सुरंग के द्वारा, यानी जल सुरंग द्वारा इस जुआई बांध में लाया जाता है। और यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, जिसको कहेंगे सेई जल सुरंग। क्या कहेंगे? सेई जल सुरंग जी, इसको कहेंगे सेई जल सुरंग। यह बात किससे थी? जुआई नदी से थी। किससे? जुआई नदी। अब इस जुआई बांध से पेयजल, पीने के लिए पानी किसको मिलता है? अगर बात पेयजल की आए, पीने के लिए पानी की, तो याद रखिए पेयजल तो उपलब्ध होता है जोधपुर पाली को, जोधपुर और पाली। ओके। अगर बात सिंचाई की आ जाए कि जुआई बांध से सिंचाई किन किन जिलों को होती है, तो याद रखिए जालोर और पाली। किसको? जालोर और पाली। जालोर और पाली में इसी जुआई बांध से क्या होती है? सिंचाई भी होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन गुइया। गुइया कहां से निकलती है? पाली से। कहां से? पाली से। अब बात है जोजड़ी। जोजड़ी कहां से निकलती है? नागौर से। कहां से? नागौर से।
तो इसके संदर्भ में, गुहिया के संदर्भ में तो इतनी बात याद रखनी। अब बात कहां से आएगी, जोजड़ी से प्रश्न बनेगा। यानी एक तो जुवाई से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, फिर जोजड़ी से प्रश्न पूछ सकता है। यानी जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती, पांडलू गांव नागौर से निकलती है। पांडलू गांव नागौर से निकल करके जोधपुर की ओर होते हुए, यानी जैसे ये नागौर और नागौर से इधर पड़ता है जोधपुर, तो ये क्या करती है, नागौर से होती हुई जोधपुर से ऐसे, जैसे ये लूनी है और लूनी में ये पांडलू गांव से, पांडलू गांव नागौर से जोधपुर, जोधपुर होती हुई कहां मिलती है, लूनी में मिलती है। कहने का मतलब ये जोजड़ी नदी है, ये लूनी के अंदर एक तो उत्तर की ओर से मिलती है, एक तो बात आ जाएगी उत्तर की ओर से, दूसरी ओर दाईं ओर से कह सकते हैं। कहां से, उत्तर की ओर से। देखिए ऐसे मैं खड़ा हूं तो ये मेरा दायां हाथ है, जैसे इधर चलने तो दायां हाथ है तो दाईं ओर से मिलेगी, यानी उत्तर की ओर से या फिर दाईं ओर से मिलेगी। ठीक है, एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती, अरावली से नहीं निकलती। जोजड़ी नदी के संदर्भ में इसके ऊपर जोजड़ी नदी पे पेरिस की तर्ज पर, यानी पेरिस देश की तर्ज पर वाटर फ्रंट पर्यटन भी यहां पर विकसित किया जा रहा है। क्या, वाटर फ्रंट पर्यटन, पेरिस की तर्ज पर जोजड़ी नदी के ऊपर वाटर फ्रंट पर्यटन भी विकसित किया जा रहा है, जो पांडलू गांव नागौर से निकलती है और उसका विस्तार जो है इस जोजड़ी का वो नागौर और जोधपुर है, नागौर और जोधपुर। तो हम बात कर लेते हैं अब किसके संदर्भ में, जोजड़ी के संदर्भ में। तो जोजड़ी के बारे में आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं, शायद उम्मीद है कि सभी को बातें समझ में आई हैं। अब देखें बात नेक्स्ट कौन सी नदी है, जोजड़ी। अब जोजड़ी मैंने क्या कहा कि पांडलू गांव से निकलती है, पांडलू गांव, पांडलू गांव नागौर से निकलती है और पांडलू गांव से निकल करके जोधपुर से होती हुई ये लूनी नदी है, लूनी नदी, यानी पांडलू गांव नागौर से निकलती है और जोधपुर से होती हुई लूनी में मिल जाती है। तो एक तो ये जो जोजड़ी नदी है, जोजड़ी नदी, ये एक तो उत्तर की ओर से, यानी उत्तर की ओर से, और सारी की सारी दक्षिण की ओर से। याद रखिए ये उत्तर है और दक्षिण, बाकी जितनी भी लूनी की सहायक है, एकमात्र लूनी की ऐसी सहायक नदी है जो केवल और केवल उत्तर से प्रवेश करती है। बाकी जितनी भी है वो दक्षिण से, बाकी सारी किधर से, दक्षिण से, यानी इधर से प्रवेश करती है दक्षिण से, जबकि ये एकमात्र ऐसी है जो उत्तर से प्रवेश करती है, बाकी इसमें ऐसे दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है। ओके, तो एक तो उत्तर की ओर से, दूसरी बात यानी राजस्थान की लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उत्तर की ओर से प्रवेश करती है, या फिर ये कह दें कि दाईं ओर से प्रवेश करती है, दाईं ओर से प्रवेश करती है। और लूनी की एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती, अरावली से नहीं निकलती, नहीं निकलती, तो वो कौन सी नदी होगी, जोजड़ी नदी होगी। और इसी जोजड़ी नदी के ऊपर पेरिस की तर्ज पर क्या बनाया जा रहा है, वाटर फ्रंट पर्यटन विकसित किया जा रहा है। किस पर, जोजड़ी नदी पर। अब बात करते हैं कौन सी नदी, बांडी नदी। कौन सी, बांडी। तो बांडी नदी को देखो, बांडी नदी कहां से निकलती है ना। तो बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी निकलती है हेमावास पाली से। यहां पे इसका जो उद्गम है वो हेमावास पाली, बांडी नदी का जो उद्गम है वो हेमावास पाली है। ओके, याद रहेगी। और इसी बांडी नदी पर क्या है, हेमावास बांध भी है, हेमावास बांध। कौन सी नदी पर है, बांडी नदी पर। और बांडी नदी नाम क्यों है बांडी, ये सर्वाधिक टेढ़ी मेढ़ी है, बांडी कितनी चल है, यानी ये बांडी नदी क्यों नाम पड़ा, तो ये एक तो टेढ़ी मेढ़ी है,
इसका जो बहाव क्षेत्र वो टेढ़ा मेढ़ा है, सांप की तरह, तभी इनके का बंडी की तरह, बंडी जानो यो, तो बंडी की तरह टेढ़ा मेढ़ा है तो इसे बंडी कहा जाता है। इसी के ऊपर हेमावास बांध बना है। हेमावास बांध हेमावास गांव में ही है जहां से बांडी नदी निकलती है। ओके, और नेक्स्ट बात है, इस बांडी नदी से पाली में बाढ़ आ जाती है। पाली में बाढ़, पाली में बाढ़ आ जाती है, तो ये बाढ़ के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध। और वर्तमान में बांडी का जल लूनी में न जाकर के अन्ना सागर झील में गिरता है। किसमें? अन्ना सागर झील में गिरता है। किसमें गिरता है? अन्ना सागर झील में गिरता है। अब इसके बाद देखो, बांडी के बाद क्या? लीलड़ी। और लीलड़ी कहां से निकलती है? लीलड़ी की बात करें तो लीलड़ी, देखो लीलड़ी को ब्याह मंडेगी और लीलड़ी होगी नाराज, और लीलड़ी का ब्याह देखो के लगाई गई, लीलड़ी के ब्याह में सोजत पाली वाली मेहंदी लगाएगी। ब्याह की लगेगी मेहंदी, तो मेहंदी कड़े की प्रसिद्ध है सोजत की। तो ये कहां से उद्गम होता है? इसका सोजते पाली से इसका उद्गम होता है। सोजते पाली, और सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बात है सागी नदी। कौन सी? सागी नदी। सागी नदी कहां से निकलती है? जालोर से निकलती है। सागी नदी पर विशेष बात है कि बीठन बांध है। कौन सा बांध है? बीठन बांध। और बीठन बांध कहां पे है? जालोर में है। और किस नदी पर है? सागी नदी पर है। ओके, फिर बात है मीठड़ी। मीठड़ी भी कहां से निकलती है? पाली से। कहां से? पाली से। इसके बाद अगर बात करें हम सुकड़ी की, कि सुकड़ी नदी कहां से निकलती है? पाली से निकलती है। कहां से? पाली से। पर इस सुकड़ी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध, पर बांकली बांध पाली में नहीं है, याद रखिए। बांकली बांध कहां पड़ता है? जी जालोर में है। कहां पे? जालोर में। और सरस्वती या सागरमती अजमेर से निकलती है। कहां से? अजमेर से। इसी के साथ आपकी लूनी नदी का अपवा क्षेत्र, लूनी नदी का अपवा क्षेत्र मतलब लूनी बेसिन, फिर लूनी नदी और लूनी की सहायक सभी नदियों के बारे में हमने सविस्तार चर्चा की। अब हमें अपवा क्षेत्र के या अपवा तंत्र के अंतर्गत अरब सागरीय अपवा तंत्र में हमें लूनी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर और साथ ही साथ कमेंट करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।